अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखा था और क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए जो जो स्टेप्स होते हैं वो भी देखे थे। उसके बाद मैंने आपको की कॉन्सेप्ट्स में एक्स और वाई बताया था कि कोई भी अगर डेटा सेट है उस पर हमें अगर क्लासिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम ये जो डेटा सेट के कॉलम होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्स दैट इज़ इनपुट डेटा और वाई होता है आउटपुट डेटा, मतलब जो हमारा प्रिडिक्शन है वो होता है वाई और जो हम इनपुट देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, इसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि एक्स क्या है और वाई क्या है। जैसे अगर कोई एक बैंक का डेटा सेट है तो इसमें इनकम, क्रेडिट स्कोर और एम्प्लॉयड ये हो गए एक्स, और इस तीन फीचर के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे या जो कोई क्लासिफिकेशन हमारा एल्गोरिदम होगा वो आउटपुट देगा कि लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, राइट। तो वो उसके लिए हमें उस एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए या पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत बड़ा डेटा सेट देना होता है जिसमें एक्स भी होंगे और वाई भी होंगे। तो उससे वो पैटर्न ढूंढ लेगा कि इनकम कितना होने पर, क्रेडिट स्कोर क्या होने पर और एम्प्लॉयड का स्टेटस क्या होने पर लोन अप्रूव होता है या नहीं होता है। उसके जो प्रीवियस या हिस्टोरिकल डेटा होता है उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करे, पैटर्न फाइंड आउट करेगा। और उसके बाद अगर आप एक न्यू कस्टमर या न्यू एप्लीकेंट का डेटा देते हो उस एल्गोरिदम को जिसका आउटपुट हमें पता नहीं है, तो ये जो प्रीवियस डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, इसमें जो भी पैटर्न उसने ढूंढे हैं उस पैटर्न से वो पता करेगा या प्रिडिक्शन करेगा, बताएगा आपको कि उसका आउटपुट क्या है। ओके, तो ये एक जनरल प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का जिसमें ये सारे स्टेप्स है, डेटा प्रिपरेशन, देन फीचर सिलेक्शन, फिर हम डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन का एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम हम सिलेक्ट करेंगे, उसको कहते हैं मॉडल सिलेक्शन। उसके बाद है मॉडल को ट्रेन करना, जो भी डेटा है हमारे पास जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों भी है उसके बेसिस पे हम हमारे एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद उसका ट्रेनिंग हम चेक करेंगे, उस स्टेप को कहते हैं हम इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है कि जो भी एल्गोरिदम हमने ट्रेन किया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना करेक्टली वो आंसर्स दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है वो, उसकी एक्यूरेसी कम है तो उसको हम ट्यून करेंगे। और ट्यून होने के बाद जब हमें हमारी एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी मिल जाती है उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करेंगे। ये एक जनरल प्रोसेस हो गया कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल का। ओके, अभी हम एक क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज डिसीजन ट्री एल्गोरिदम। ओके, तो वो जो हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा होगा उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो वो पैटर्न खोजने के अलग अलग तरीके हैं और एंड दोज आर अवर एल्गोरिदम्स। जैसे ये है कि ये एक है डिसीजन ट्री। ओके, तो डिसीजन ट्री रूल फॉर्म में पैटर्न फाइंड आउट करता है। तो डिसीजन ट्री इज़ अ फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन। ये क्या करता है, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम जो भी डेटा है उनको ब्रांचेस में डिवाइड करता है। किसके बेसिस पे, जो भी आपके पास डेटा है उसमें जो भी फीचर के वैल्यूज़ है या कॉलम के वैल्यूज़ है उनको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करता है। जैसे आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो डिसीजन ट्री का, इसका एक रूट नोड होता है, फिर इसके सब ट्रीज होते हैं और एंड में जो होता है ये जो लीफ नोड, इस पे रहेगा हमारा आउटपुट, राइट। जैसे अगर लोन का डेटा सेट है तो लोन के डेटा सेट में जैसे मान लो कि यहाँ पे रूट नोड पे कुछ इनकम है, जैसे इनकम ग्रेटर दैन 50,000, राइट। और फिर ये सब ट्री में हो सकता है, सब ट्री में अलग अलग दूसरे जो फीचर्स होते हैं वो रहेंगे, जैसे क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर अगर 10 से ग्रेटर है तो क्या करना है, या फिर एम्प्लॉयड है या नहीं वो इस साइड में हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारे फीचर्स, और ये जो लीफ नोड है यहाँ पे लोन अप्रूव हुआ है या नहीं है, जैसे येस नो टाइप में जो होंगे
या फिर जो भी आपके क्लास के लेबल्स हैं वो होंगे लीफ नोड पे। जस्ट अ मिनट। तो ये एक डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको यहाँ पे रूल बताए हैं, ये रूल फाइंड आउट करने का काम डिसीजन ट्री एल्गोरिदम करता है। ओके, तो ये रूल फाइंड आउट करके एक ऐसा ट्री बनाएगा, उस ट्री के बेसिस पे हम फिर डिसीजन ले सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस ट्री इज कॉल्ड एज डिसीजन ट्री। So in decision tree there are two nodes, two types of nodes, which are decision nodes and leaf node. So on decision node there will be one condition, and on leaf node there will be a decision or output, you can say. So decision nodes are used to make any decision and have multiple branches, whereas leaf node are output of those decision and do not contain any further branches. ये जो leaf node होते हैं इनके फिर से आगे ब्रांचेस नहीं होते, इस पे ही आपको आपका आउटपुट दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक के डेटा सेट के लिए इनकम, क्रेडिट स्कोर, एम्प्लॉयड और नॉट, ये सब डिसीजन नोड होंगे, और ये जो लीफ नोड होंगे यहाँ पे अप्रूव्ड या रिजेक्टेड, अप्रूव्ड रिजेक्टेड ये वैल्यूज होंगे। So the decision or the test are performed on the basis of features of given data set, right? तो जो डेटा सेट है हमारा उसके बेसिस पे ही ये ट्री बनेगा और उसके बेसिस पे ही डिसीजंस लिए जाएंगे। ओके, सो अगर आपको ये फर्स्ट वाले के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर हमने ये सेकेंड वाला डेटा सेट कंसिडर किया जो कुछ हॉस्पिटल का डेटा है, ओके, तो क्या आप बता सकते हो कि डिसीजन ट्री इसका जो बनेगा उसमें डिसीजन नोड में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, कौन कौन से फीचर्स होंगे, और लीफ नोड पे कौन सा फीचर होगा, बता सकते हो? समझ में आया आपको डिसीजन ट्री? यस, डिसीजन ट्री में कुछ डाउट है आपको जो भी मैंने अभी यहाँ पे आपको पढ़ाया? यस, डिसीजन ट्री समझ में आया? कुछ डाउट है आपको? आ गया मैम समझ में। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आया तो मैंने यहाँ पे आपको एक बैंक का एग्जांपल दिया था, ठीक है? जैसे ये वाला फर्स्ट वाला डेटा सेट है, इसमें मैंने आपको बताया कि इनकम, क्रेडिट स्कोर एंड एम्प्लॉयड ये 3 कॉलम्स होंगे डिसीजन नोड में, और ये जो लोन अप्रूव्ड वाला कॉलम है ये होगा लीफ नोड में, राइट? वैसे आप ये हॉस्पिटल के डेटा के लिए बता सकते हो कि डिसीजन नोड में कौन से होंगे फीचर्स और लीफ नोड में कौन सा फीचर होगा। यहाँ पे एज, सिम्टम्स एंड टेस्ट रिजल्ट्स ये होंगे डिसीजन नोड में, एंड हैज़ डिसीज है या नहीं ये होगा लीफ नोड में, करेक्ट? सिमिलरली अगर हमने ये ईमेल का डेटा सेट कंसिडर किया तो इसमें हैज़ लिंक, कंटेंट्स ऑफर, ये क्या है? ईमेल का कंटेंट है, मतलब अगर ईमेल के कंटेंट में लिंक है, कुछ ऑफर है, या ईमेल का लेंथ अगर 100 वर्ड से ज़्यादा है या 100 तक है तो वो स्पैम है, अदरवाइज नो स्पैम है, ठीक है? तो इसके लिए हैज़ लिंक, कंटेंट्स ऑफर, लेंथ ये होंगे, ये तीनों भी होंगे डिसीजन नोड, और इज स्पैम होगा लीफ नोड, ठीक है? तो लीफ नोड पे आपको यस नो ऐसे दिखेगा। देन अगर हम ये डेटा सेट कंसिडर करते हैं तो इसमें स्टडी आवर्स, क्लासेस अटेंडेड, नोट्स, यूज नोट्स ये होंगे डिसीजन नोड, और ये जो पास्ट है या फेल है ये होगा लीफ नोड, ठीक है? तो इन सब डेटा सेट में जो लीफ नोड है वो हमारा आउटपुट है। सो लीफ नोड ऑलवेज रिप्रेजेंट आउटपुट एंड डिसीजन नोड ऑलवेज रिप्रेजेंट सम कंडीशन और डिसीजन,
and based on this decision this output is predicted. So working of डिसीजन ट्री एल्गोरिदम. सो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वर्किंग दिया है. सो इन स्टेप 1 वी बिगिन विद द ट्री विथ रूट नोड. ठीक है, तो ये जो ट्री है इसमें सबसे पहले हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे. तो रूट नोड पे भी कोई ना कोई तो फीचर ही है, राइट. तो वो फीचर हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि रूट नोड पे कौन सा फीचर आएगा. सो फॉर सिलेक्टिंग दैट फीचर ऑन रूट नोड, दैट इज बेस्ट एट्रीब्यूट इन द डेटा सेट इज यूजिंग एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर. ठीक है, ये एक टेक्निक है. इससे हम फीचर्स सिलेक्ट करते हैं. डिसीजन ट्री के लिए कौन सा फीचर सबसे बेस्ट है वो सिलेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स है. उनमें से एक है एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर. तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर से हम एक फीचर या एक कॉलम सिलेक्ट करेंगे जो रूट पे होगा. ओके, उसके बाद जो भी बचे हुए हमारे फीचर्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड इनटू सबसेट्स दैट कंटेन पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर बेस्ट एट्रीब्यूट. ओके, तो वन बाय वन हम एक एक एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे, वन बाय वन एक एक फीचर सिलेक्ट करेंगे हमारे डेटा सेट से और उनके लिए वैल्यू सिलेक्ट करेंगे. देन जनरेट अ डिसीजन ट्री नोड विच कंटेन द बेस्ट एट्रीब्यूट. वन बाय वन एट्रीब्यूट सिलेक्ट करके और उनके वैल्यू सिलेक्ट करके हम ये पूरा जो ट्री है, डिसीजन ट्री है, वो बिल्ड करेंगे. और लास्ट स्टेप है यहाँ पे रिकर्सिवली मेक न्यू डिसीजन ट्रीज यूजिंग सबसेट्स ऑफ डेटा सेट क्रिएटेड इनटू स्टेप 3. सो स्टेप 3 और 4 में हमने जो सब ट्रीज बनाए हैं वो जो रूट नोड होगा उसके साथ अटैच होते जाएंगे और हमारा एक डिसीजन ट्री बनेगा. ओके, देन कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल अ स्टेज इज रीच्ड वेयर यू कैन नॉट फर्दर क्लासीफाई द नोड्स. जब तक हमारे एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है डेटा सेट में तब तक हम उसमें ऐड करते जाएंगे नोड्स. ठीक है, एट द एंड हमारे सारे एट्रीब्यूट्स ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा ट्री भी बिल्ट हो जाएगा और फिर फाइनली हम उस पर लीफ नोड अटैच करेंगे. सो वो जो लीफ नोड होगा उस पर हमारा आउटपुट होगा. इन दिस वे, बाय यूजिंग दिस 5 स्टेप्स वी कैन बिल्ड अ डिसीजन ट्री. एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. Okay, so let us understand this with one example. Okay, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल हम एक डिसीजन ट्री बिल्ड करेंगे, डिसीजन ट्री बनाएंगे. और डिसीजन ट्री अगर हमारा बन गया तो उसके बेसिस पे कोई भी एक न्यू डेटा हमारे पास आता है, न्यू रिकॉर्ड हमारे पास आता है, तो उसके लिए हम कुछ डिसीजन प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ये एक एम्प्लॉय का डेटा सेट है. एम्प्लॉय के डेटा सेट में हमारे पास सैलरी एक एट्रीब्यूट है, सैलरी, जिसमें अलग अलग एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी हुई है. उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑफिस नियर होम, मतलब जो भी ऑफिस है उसका वो उसके घर के पास में है या नहीं है. तो इसमें आप देखो यस नो दिया है. देन नेक्स्ट कॉलम इज़ प्रोवाइड्स कैब, जो भी ऑफिस में वो काम करता है वो कैब प्रोवाइड करता है या नहीं, इसीलिए इसमें भी आपको यस नो दिखेगा. ओके, और ये जो लास्ट कॉलम है इसमें है डिसीजन. डिसीजन मतलब इफ़ दैट एम्प्लॉय हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर और रिजेक्टेड द ऑफर, दैट मीन्स डिक्लाइन द ऑफर, राइट. तो अगर ये कोई एम्प्लॉय का सैलरी, कोई कंपनी अगर एम्प्लॉय को 75,000 का सैलरी दे रहा है, उसके घर के पास में ही वो कंपनी है और वो कंपनी कैब भी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय वो जॉब का ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा. इस टाइप का डेटा हमारे पास इस डेटा सेट में है. ठीक है, वैसे ही अगर 70,000 सैलरी है लेकिन घर के पास में नहीं है ऑफिस, और घर के पास में नहीं है और ऑफिस अगर कैब प्रोवाइड भी कर रहा है फिर भी एम्प्लॉय ने यहाँ पे ऑफ़र डिक्लाइन किया है. ठीक है, तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, प्रीवियस डेटा है किसी कंपनी का. ठीक है, तो
इस डेटा के बेसिस पे ये कंपनी क्या करेगी, एक डिसीजन ट्री बनाएगी, ओके। और उस डिसीजन ट्री के बेसिस पे फिर फ्यूचर में वो डिसाइड करेगी कि कोई भी एक न्यू उनके पास एप्लीकेशन आता है, तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट है, दैट इज़ वाई, ओके। टारगेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट. Output is our decision, that is offer accepted or offer declined. And we have three features: salary, then office near home, yes no. salary यहाँ पे है around 50,000 to 80,000. ऑफिस नियर होम, इसमें 2 वैल्यूज है yes no, एंड प्रोवाइड्स कैब में भी 2 वैल्यूज है yes no, ओके। तो बेस्ड ऑन दिस हमारा डिसीजन ट्री ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये जो डिसीजन ट्री है, इसमें देखो सबसे पहला यहाँ पे फीचर कौन सा सिलेक्ट किया है, सैलरी, राइट। इस हमारे डेटा सेट में है सैलरी। ये ऐसे नहीं है कि सबसे फर्स्ट फीचर सैलरी है इसलिए सैलरी सिलेक्ट किया है, ओके। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि ये जो फीचर है कि रूट नोड में हमें क्या चाहिए या सबसे पहले हमें कौन सा एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें से एक है एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, या फिर उसको कहते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। इसमें अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम 1 बाय 1 एट्रीब्यूट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट है सैलरी, इसीलिए हमने ये रूट नोड में लिया, ओके। ये बेस्ट कैसे हुआ, तो वो बेस्ट फाइंड आउट करने के ही टेक्निक से, जिसको कहते हैं हम ASM और एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, ओके। तो कोई एक एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर हमने यूज़ किया और उसने दिया कि सैलरी इज़ द बेस्ट एट्रीब्यूट, तो हमने क्या किया, सैलरी रूट नोड में ले लिया। सैलरी का रेंज है 50,000 to 80,000, ओके। तो इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, येस एंड नो, राइट। तो इसको हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, ओके। तो अगर येस है तो हमारे पास और एक कंडीशन है ऑफिस नियर टू होम, ओके। ऑफिस नियर टू होम में अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस, येस एंड नो, राइट। नो है तो डिक्लाइन द ऑफर, राइट। और येस है तो हमें और एक कंडीशन चेक करना है, प्रोवाइड्स कैब फैसिलिटी और नॉट। सो अगेन 2 ऑप्शंस आर देयर, येस एंड नो। So if yes, offer is accepted, if no, offer is declined, okay. So read the description. See, suppose there is a candidate who has job offer and want to decide whether he should accept the offer or not, ठीक है। तो एक कैंडिडेट है जिसको एक जॉब ऑफर मिला है और उसको डिसाइड करना है कि उसने ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। So to solve this problem, the decision tree starts with root node, that is salary attribute. Root node splits into next decision node, distance from the office, that is office near to home or not, and one leaf node based on corresponding labels. Then the next decision node further gets split into another decision node, that is cab facility, and one leaf node, ठीक है। यहाँ पे नो पे, हर एक नो पे लीफ नोड है, बिकॉज इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एम्प्लॉय ऑफर डिक्लाइन करेगा। ये हमें ऐसा डिसीजन ट्री मिला है फ्रॉम द डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, ओके। एंड देन फाइनली डिसीजन नोड splits into 2 लीफ नोड, दैट इज एक्सेप्ट्स ऑफर एंड डिक्लाइंड ऑफर, ओके। तो अगर इसके बाद हमारे पास एक एम्प्लॉय आता है जिसके पास जॉब ऑफर है और उसमें सैलरी दिया है 70,000, ऑफिस नियर टू होम येस है एंड कैब फैसिलिटी नो है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, एक्सेप्टेड ऑफर आएगा या रिजेक्टेड ऑफर आएगा, बताओ। डिक्लाइन मैम। डिक्लाइन आएगा, करेक्ट। नाउ अगर मेरे पास है सैलरी 40,000, देन ऑफिस नियर टू होम येस एंड प्रोवाइड कैब फैसिलिटी येस,
इस केस में क्या आएगा? मैम फिर भी डिक्लाइंड आएगा मैम। फिर भी डिक्लाइन आएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला केस है सैलरी यस मैम। हाँ वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा. ओके, नाउ इफ सम कंपनी इज गिविंग 75,000 देन ऑफिस नियर टू होम यस है एंड प्रोवाइड कैब फैसिलिटी भी यस है. तो इस केस में हमारा क्या आएगा? एक्सेप्टेड ऑफर मैम। एक्सेप्टेड आएगा. आ रहा है समझ में? तो यस ये जो मैम। हमारे पास प्रीवियस डेटा है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है उसके बेसिस पे हम ये जो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है, ये डिसीजन ट्री एल्गोरिदम यूज़ करके एक ट्री बना रहे हैं, राइट? और ये जो ट्री है ये हमें फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा. गेटिंग इट? यस मैम। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ट्री बनाना, करेक्ट? और ट्री बनाने के लिए हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं डिसीजन ट्री. ओके, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम इस टाइप का ट्री बनाएगा. ओके, और ट्री बनाने के लिए वो क्या करता है, 1 बाय 1 एट्रीब्यूट सिलेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्यों सैलरी सिलेक्ट हुआ, क्यों यहाँ पे सबसे पहले ऑफिस नियर टू होम नहीं सिलेक्ट हुआ एज अ रूट नोड? बिकॉज मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने के कुछ टेक्निक्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर. ओके, तो हम रैंडमली कोई भी एट्रीब्यूट चूज़ नहीं करते हैं, राइट? उसके लिए भी हम कुछ प्रोसेस यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं जो हमें बताएगा कि सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट कौन सा है या कौन सा एट्रीब्यूट रूट पे आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमने एक रूट पे ले लिया. अभी ये छोड़ के बाकी जो बचे हैं उसमें से सबसे बेस्ट जो है वो हम उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, राइट? फिर ये छोड़ के बाकी जो बचे हैं उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो हम चूज़ करेंगे. ऐसे हम चूज़ करते हुए जाएंगे तो हमारा एक पूरा डिसीजन ट्री बनेगा. ओके, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने 2 या 3 ही एट्रीब्यूट लिए हैं. वैसे अगर आप रियल वर्ल्ड डेटा सेट कंसिडर करो तो उसमें कभी कभी 100 कभी कभी 1000 भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो वो डिसीजन ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है. ये तो आपको समझने के लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे डिसीजन ट्री बनाया हमने. एक्चुअल में अगर आप डिसीजन ट्री देखोगे तो वो देख के आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा. क्लियर? एनी डाउट इन यस मैम। डिसीजन ट्री? नो मैम। Okay. Now let us understand attribute selection measure. Okay. तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके वो टेक्निक नहीं देखेंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज़ एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर. ओके, सो व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग अ डिसीजन ट्री द मेन इशू अराइजेज दैट हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट एट्रीब्यूट. ठीक है, हमारे पास 100 एट्रीब्यूट्स है, इसमें से रूट पे कौन सा सिलेक्ट करना है, this is the main issue. To solve such problem, there is a technique which is called as attribute selection measure or ASM. By this measurement, we can easily select the best attribute for the nodes of the tree. ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास 100 नोड है और उस पर मैं कुछ एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर अप्लाई करती हूँ, वो टेक्निक्स होते हैं जैसे इंफॉर्मेशन गेन, जीनी इंडेक्स. ये 2 टेक्निक्स है एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर के. ओके, तो ये सपोज मान लो इंफॉर्मेशन गेन है, ये मैंने अगर अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, ये सारे मेरे जो फीचर्स है डेटा सेट में, उस डेटा से उस सारे फीचर्स के लिए, सारे एट्रीब्यूट्स के लिए एक स्कोर कैलकुलेट करेगा, ऐसे समझ लो आप. ठीक है, तो जैसे अगर मैंने ये वाला डेटा सेट कंसिडर किया तो ये मुझे क्या देगा, मान लो कि सैलरी के लिए इसने मुझे दिया स्कोर 10, देन ऑफिस नियर होम के लिए मुझे स्कोर मिला है 8.5 एंड कैब के लिए मुझे स्कोर मिला है 7.6. ठीक है, इसलिए फिर मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट है सैलरी, इसको सबसे पहले रूट नोड में सिलेक्ट किया. उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो मैंने ऑफिस के ऊपर सिलेक्ट किया और नेक्स्ट कंडीशन के लिए ऑफिस नियर होम सिलेक्ट किया. और उसके बाद है कैब फैसिलिटी, तो उसके बाद मैंने कैब सिलेक्ट किया. ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट सिलेक्शन के मेजर्स है ये आपको कुछ ऐसी वैल्यू देंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट कौन सा है, उसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट लेना है, उसके बाद कौन सा, ऐसे सीक्वेंस में आपको समझ में आएगा. ठीक है, और उसके बेसिस पे ही ट्री बनेगा, क्योंकि पूरे हमारे डिसीजन ट्री का डिसीजन ट्री में सबसे क्रूशियल क्या है कि ये जो नोड्स है इसके बेसिस पे ही हम डिसीजन ले रहे हैं, करेक्ट?
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये नोड बनाना, ओके। और ये नोड बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और वो सिलेक्ट करने के लिए हमें ये एट्रीब्यूट सिलेक्शन के कुछ मेजर्स यूज़ करने होते हैं, जो या फिर ये जो टेक्निक्स है ये डिसीजन ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होता है कि मुझे कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, ठीक है। और जो भी आप टेक्निक स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका ट्री बनेगा। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके। नाउ जो भी हमारा डिसीजन ट्री बनेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 नोड है मेरे पास या 100 एट्रीब्यूट्स है, तो वो जो डिसीजन ट्री होगा उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग 100 नोड्स दिखेंगे आपको, डिसीजन नोड्स। और एट द एंड हमें दिखेगा आउटपुट लीफ नोड में, ठीक है। तो डिसीजन ट्री में जब भी हम कोई भी ट्री बनाते हैं तो नॉट नेसेसरी कि सारे ही जितने भी मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको सिलेक्ट करना पड़े, या फिर जितने भी सिलेक्ट किए हैं उन सब से मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में हेल्प हो रहा है, ऐसे भी नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि जो अननेसेसरी होते हैं, ठीक है, उससे सिर्फ हमारा ट्री कॉम्प्लेक्स बनता है लेकिन डिसीजन लेने में उनकी कुछ भी हेल्प नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक टेक्निक होता है कॉल्ड एज प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या करता है? सी, प्रूनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग unnecessary nodes from a tree in order to get the optimal decision tree, ओके। तो जितना कॉम्प्लेक्स डिसीजन ट्री होगा उतना हमें डिसीजन लेने में या आउटपुट मिलने में टाइम लगेगा या एफिशिएंसी कम होगा, राइट। तो एक हम प्रूनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हम जो ट्री है उसका साइज़ कम करते हैं, ठीक है। तो साइज़ भी ऐसे रैंडमली कम नहीं करना है कि कोई भी एक नोड रैंडमली डिलीट कर दिया तो साइज़ कम हो गया, ठीक है। तो एक साइंटिफिक टेक्निक होता है प्रूनिंग का, जिससे हम अननेसेसरी नोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे या ऐसे नोड्स आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प नहीं आ रहे हैं या बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे नोड्स हम डिटेक्ट करके उनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। क्यों डिलीट करने हैं? क्योंकि अ लार्ज ट्री इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ओवर फिटिंग एंड अ स्मॉल ट्री मे नॉट कैप्चर ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है। अगर ट्री बहुत ही स्मॉल है तो भी हमारा डिसीजन करेक्ट नहीं होगा, और ट्री बहुत लार्ज है तो भी हमारा डिसीजन में गलती हो सकती है, ठीक है। दैट इज़ वाई हमें बैलेंस ट्री चाहिए जो बहुत बड़ा भी नहीं हो, ठीक है। अगर बहुत बड़ा है तो वहाँ पे दैट इशू इज़ कॉल्ड एज ओवर फिटिंग, और बहुत छोटा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अंडर फिटिंग, ठीक है। तो हमें बैलेंस ट्री चाहिए। For that balanced tree, this pruning technique is used. This technique decreases the size of learning tree without reducing accuracy, and this technique is known as pruning. Okay, pruning के दो टाइप्स होते हैं, कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग एंड रिड्यूस एरर प्रूनिंग। मतलब आपको हमें वहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हमें डिसीजन का कॉस्ट कम करना है या एरर कम करना है, ठीक है। तो अगर आपको कॉस्ट कम करना है तो उसका साइज कम करना होगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम करना होगा, ठीक है। एरर रिड्यूस करना है तो मे भी आपको कुछ नोट्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन इन दोनों को हमें बैलेंस रखना है, या फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सा टेक्निक यूज़ करना है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये टेक्निक्स के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के लिए आपको इतना ही सफिशिएंट है कि अगर आपको एक ऑप्टिमल डिसीजन ट्री बनाना है, वाई वी नीड ऑप्टिमल डिसीजन ट्री, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर बहुत आपका डिसीजन ट्री बहुत लार्ज है तो वहाँ पे ओवर फिटिंग होता है, बहुत स्मॉल है तो वहाँ पे अंडर फिटिंग होता है, इसीलिए हमें इन दोनों का बैलेंस चाहिए, और ये जो बैलेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमल डिसीजन ट्री, ओके। सो फॉर गेटिंग एन ऑप्टिमल डिसीजन ट्री प्रूनिंग टेक्निक इज़ यूज्ड। क्या होता है प्रूनिंग टेक्निक? डिलीटिंग अननेसेसरी नोड्स फ्रॉम ट्री, राइट, विदाउट रिड्यूसिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो हमारा सेम होना चाहिए, उतने ही करेक्ट रिजल्ट उसने देने चाहिए, सिर्फ जो अननेसेसरी नोड्स है मतलब जिनको डिलीट करने से हमारे एक्यूरेसी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, ऐसे ही नोड्स हमें डिलीट करने हैं सो एज़ टू डिक्रीज द साइज ऑफ डिसीजन ट्री, ओके। और जब हम साइज
रिड्यूस करेंगे तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा और वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये क्या हो गया, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एक टेक्निक था, उसके बारे में हमने सब देख लिया। डिसीजन ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिदम है। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन का हमें और दो एल्गोरिदम्स देखने हैं, उसमें से हमने एक देख लिया डिसीजन ट्री। अभी नेक्स्ट है नेव बायस। डिसीजन ट्री में आपको कुछ डाउट नहीं है और समझ में आ रहा है ना कि हम मतलब क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली। सी, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हम डेटा माइनिंग के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, उसमें से एक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में अगेन अलग अलग एल्गोरिदम रहेंगे। ठीक है, जैसे हमने और एक देखा है डेटा माइनिंग में, हमने देखा एक टेक्निक एसोसिएशन रूल, याद है आपको? डेटा माइनिंग का एक टेक्निक हमने पहले वाले मॉड्यूल्स में कुछ मॉड्यूल्स में देखा था, एसोसिएशन रूल। याद है एसोसिएशन रूल है या नहीं? एसोसिएशन रूल में हमने दो एल्गोरिदम्स देखे थे, ए प्रायरी एल्गोरिदम एंड एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम। वैसे ही क्लासिफिकेशन एक डेटा माइनिंग का टेक्निक है, इसमें हमने देखा है एक एल्गोरिदम दैट इज डिसीजन ट्री। ठीक है, और हमें दो एल्गोरिदम्स इसमें देखने हैं। ये फ्लो क्लियर है आपको कि आप क्या पढ़ रहे हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ लेक्चर को सुनना इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो Yes, ma'am. क्लासिफिकेशन में हमने अभी देखा डिसीजन ट्री। इसके बाद वाला जो एल्गोरिदम है दैट इज नेव बायस एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नेव बायस इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ओके, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। उसका नाम नेव बायस क्यों है? क्योंकि वो एक बेस थ्योरम है, उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यूज्ड इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग मतलब जहाँ पे डेटा सेट में हमारे पास इनपुट एज वेल एज आउटपुट अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज सुपरवाइज लर्निंग। ओके, इट इज कॉल्ड नेव बिकॉज इट अज्यूम्स दैट फीचर्स और इनपुट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, नेव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिदम है ये सारे इनपुट वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट कंसिडर करता है, दैट इज वाई द नेम इज नेव बायस। ओके, और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इट इज़ बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, दैट इज़ वाई बेस इज देयर। ओके, सो व्हाट इज़ बेस थ्योरम? ये जो बेस थ्योरम है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। मे बी आपने 12th में या कभी तो प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी? Yes, ma'am. तो जो प्रोबेबिलिटी है उसके बेसिस पे ये बेस थ्योरम है। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है जो बेस थ्योरम का है। बाकी प्रोबेबिलिटी का अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। ओके, तो ये है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है? यहाँ पे P इज़ प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, ए और बी ये दोनों इवेंट्स हैं। ठीक है, दो इवेंट्स। सो प्रोबेब P ऑफ ए, ये यहाँ पे जो लाइन है या बार है B, इसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A हैपनिंग गिवन दैट B इज ट्रू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम।
ओके, तो नेव बायस में जो भी क्लासिफिकेशन होगा डेटा सेट के ऊपर, जो भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए ये बेस थ्योरम यूज़ होगा। ठीक है, डिसीजन ट्री में जैसे हमने एक ट्री बिल्ड किया और उस ट्री के बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे थे, कोई भी, जैसे लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, ईमेल स्पैम है या नहीं है, ये डिसीजन हम ले रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन ट्री। ठीक है, वैसे नेव बायस में जो भी डिसीजन होंगे दैट डिसीजन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ बेस थ्योरम। ओके, यहाँ पे P ऑफ A है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड P ऑफ B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो ये सारे स्टेप्स है नेव बायस के। नेव बायस में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, convert the data set into a frequency table. That means count how many times each feature value appears for each class. ओके, इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं ब्रीफ में स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो क्लास है, क्लास मतलब म्यूट करो, जो हमारा आउटपुट है जिसमें जैसे अगर हम लोन का कंसिडर करें तो अप्रूव एंड रिजेक्टेड ऐसे था, तो अप्रूव के कितने हैं और रिजेक्टेड के कितने हैं ये हमें काउंट करने हैं। ठीक है, अगर मेरा डेटा सेट ईमेल का है तो ईमेल में स्पैम है एंड नो स्पैम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें स्पैम कितने हैं और नो स्पैम कितने हैं ये काउंट करने हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर? Yes, ma'am. देन सेकेंड स्टेप में हमें एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है दैट इज कॉल्ड एज प्रायर प्रोबेबिलिटी फॉर ईच क्लास। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल के लिए दो ही क्लासेस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यस नो टाइप का ही है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन अगर हम ईमेल का एग्जांपल लेते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम कैलकुलेट करना है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्पैम कैलकुलेट करना है। ठीक है, वैसे अगर आप बैंक का डेटा सेट लेते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूव्ड कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मैंने स्टूडेंट का डेटा लिया तो सेकेंड स्टेप में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ पास कैलकुलेट करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या दिया है कि सबसे पहले आपको आपके डेटा सेट में हर एक क्लास के कितने रिकॉर्ड है उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो कन्वर्ट द डेटा सेट इनटू अ फ्रीक्वेंसी टेबल, दैट मीन्स काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच फीचर वैल्यू अपीयर फॉर ईच क्लास। ये फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही सेकेंड स्टेप डिपेंड है। जब आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, काउंट मिलेगा, तो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो हर एक क्लास की। देन थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट लाइकलीहुड फॉर ईच फीचर गिवन अ क्लास। ठीक है, जो भी फीचर है, ठीक है, ये क्या हो गया अभी, फीचर मतलब इनपुट या एट्रीब्यूट जितने भी हैं आपके डेटा सेट में, उस हर एक एट्रीब्यूट का, हर एक फीचर का आपको क्लास के साथ एक लाइकलीहुड या अगेन दिस इज प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, पी ऑफ फीचर गिवन क्लास, जैसे मैंने आपको बेस थ्योरम के फॉर्मूला में बताया था ए गिवन बी, राइट, तो वो कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीचर गिवन क्लास। देन इन फोर्थ स्टेप अप्लाई नेव बायस फॉर्मूला फॉर ईच क्लास। ओके, तो ये मैं आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करती हूँ। देन फिफ्थ स्टेप इज कंपेयर द कंप्यूटेड प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच क्लास एंड सिक्स स्टेप में है सिलेक्ट क्लास विथ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, वो उसका आउटपुट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक एग्जांपल है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है इसमें बताओ, एक्स क्या है इसमें और वाई क्या है, बताओ कोई तो। एक्स मतलब होते हैं एट्रीब्यूट्स या इनपुट एट्रीब्यूट्स,
एंड वाई होता है आउटपुट। एक्स में क्या है इस डेटा सेट में? यस बोलो। एज है, इनकम है। करेक्ट, वेरी गुड। एक्स में है एज एंड इनकम, और वाई में क्या है? वाई में क्या है? 22 कंप्यूटर। 22 कंप्यूटर, करेक्ट। तो ये डेटा सेट क्या है बेसिकली? इस डेटा सेट में कुछ डेटा है जो प्रिडिक्ट करेगा, अगर किसी एक पर्सन का एज दिया हमने उसको और उसका इनकम दिया, तो उसके बेसिस पे वो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन कंप्यूटर बाय करेगा या नहीं करेगा। ऐसा सिंपल डेटा सेट एग्जांपल के लिए हमने लिया है, ठीक है। So, suppose we want to predict will a young person with medium income buy a computer or not, ठीक है। तो आपको ये डेटा सेट दिया है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये जो आपको डेटा सेट दिया है, ठीक है, इसके ऊपर आपको नेव बायस एल्गोरिदम अप्लाई करना है, ठीक है। नेव बायस अप्लाई करने के बाद आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज़ मिलेंगे, या नेव बायस एल्गोरिदम अप्लाई करके आपको क्या प्रेडिक्ट करना है कि अगर किसी पर्सन का आपको एज दिया है और उसका इनकम दिया है, तो वो पर्सन कंप्यूटर बाय करेगा या नहीं करेगा, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम नेव बायस के सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे, ओके। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे यस वाले कितने हैं बताओ, और नो वाले कितने हैं, टोटल कितने हैं वो भी बताओ। मैम यस वाले 6 हैं। ओके, यस वाले 6 है, नो वाले 4 है, टोटल 10 है हमारे पास, करेक्ट। 1 2 3 4, टोटल 10, करेक्ट। यस मैम। ये फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया, फिर हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटीज, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ यस डिवाइडेड बाय टोटल, और यहाँ पे नंबर ऑफ नो डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। तो हमें पी ऑफ एस मिल गया 0.6 एंड पी ऑफ नो मिल गया 0.4, ठीक है। यस मैम। अभी स्टेप 2 में हमें लाइक्लीहुड कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो लाइक्लीहुड मतलब हर एक फीचर के लिए हमें हर एक क्लास के साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इज इक्वल टू यंग गिवन यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इज इक्वल टू यंग गिवन नो, ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस लेने हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ एज वाला ही लिया है, इनकम भी लिया है इसके नीचे, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम मीडियम गिवन यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम इक्वल टू मीडियम गिवन नो, ठीक है। ऐसे ही एज में हमारे पास और भी होंगे, सी एज में हमारे पास मिडल भी है, सीनियर भी है, ठीक है। हमने यंग क्यों लिया है? क्योंकि हमें जो प्रेडिक्ट करना है उसमें यंग है और मीडियम इनकम है, ठीक है। तो हमने यंग के साथ यस, यंग गिवन नो, मीडियम गिवन यस एंड मीडियम गिवन नो, ये 4 प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड आउट करने हैं। आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अभी यंग गिवन यस कितने हैं? तो यस हमारे पास 6 है, ये तो पता है हमें कि यस 6 है। यस मैम। हाँ, ये यहाँ पे 1 कैसे आया कि हमने डेटा सेट में जाके देखा कि यंग और यस ऐसे रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे यंग देखो, ये फर्स्ट वाले में यंग है लेकिन यहाँ पे नो है, अगेन यंग नो, मिडल यस, यंग नो, सी। ये जो रिकॉर्ड है इसमें क्या है? यंग एंड यस, करेक्ट। यस मैम। हाँ, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? 1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर ये फर्स्ट यस वाला? मैम क्लियर है।
Yes, ma'am. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, यंग एंड नो। ठीक है, नो हमें ऑलरेडी पता है 4 है। Yes, ma'am. ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कैसा है, ए गिवन बी। ठीक है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है, सी हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ Yes, बी ma'am. गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, B. राइट। इसीलिए Yes, यहाँ ma'am. पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लिया है नीचे, और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस लिया था नीचे। Okay, ma'am. नाउ हमें देखना है हमारे डेटा सेट में कि यंग गिवन नो No. कितने हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि यंग गिवन नो सी 1 2 2, एंड 3 है। 3, ठीक है, दैट इज वाई इसका प्रोबेबिलिटी क्या आया, 3 डिवाइडेड बाय 4। 4. वैसे ही यहाँ पे इनकम के लिए हमें कैलकुलेट करना है, इनकम मीडियम गिवन यस। यस तो हमें ऑलरेडी पता है, नीचे हमें 6 लेना Yes, है। ma'am. हाँ, सिर्फ हमें अभी हमारे डेटा सेट में देखना है कि मीडियम और यस के कितने रिकॉर्ड्स है। ओके, सो मिडल, सॉरी, सो यहाँ पे एक मिडल यस है और उसके बाद यहाँ पे एक मिडल यस है, राइट। नो कहीं पे भी नहीं है, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 2/6। वैसे ही मिडल और नो के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे मिडल और नो का नहीं है क्या, यहाँ पे क्या दिया है? मैम मीडियम नो का है। हाँ वही मीडियम, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देख रही हूँ, है ना, सी मैम मीडियम, एक। सॉरी ये मीडियम यस के 2 थे और मीडियम नो का 1 है, करेक्ट। यस मैम, यस मैम। दैट इज वाई यहाँ पे हमने लिया 1/4। ये हो गया सेकेंड स्टेप। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो मैम। ओके, इसके बाद हमें अप्लाई करना है बेस रूल। इसमें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अभी देखो कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन यंग एंड मीडियम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन यंग एंड मीडियम। ओके, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ऑलरेडी है, इसका फॉर्मूला है ये। यस मैम। अगर आपको यस गिवन यंग कॉमा मीडियम चाहिए तो इसका फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यंग गिवन यस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम गिवन यस। ठीक है, तो ये तीनों भी जो पार्ट्स है ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं सेकेंड स्टेप में, और ये जो यस वाला था ये हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है हमारे पास 0.6। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यंग गिवन यस है 1/6